बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कश्मीर की बात हमने बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर की, कश्मीर के हालात के हवाले से बारहा हमने बात की अपने प्रोग्राम में, लेकिन बारहा दावत भी दी पाकिस्तान ने इंडिया को इस मसले पर बात करने के लिए। और अब एक बार फिर दावत दी गई है वहाँ के सेक्रेटरी खारजा को और दफ्तर खारजा को कि आए और बात करें पाकिस्तान से मसला कश्मीर के ऊपर, इस मसले का हल ढूंढे, मेज पे ढूंढे, बजाय ये कि फजूल के बयानात दिए जाए। उधर से 15 अगस्त को क्या बात की गई नरेंद्र मोदी की जानिब से, वो भी आपको याद है। भारत का क्या जवाब आता है ये तो देखना है, लेकिन इसके साथ साथ ही सेक्रेटरी जनरल यूएन ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है कि जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से सॉल्व करने की बातें कर रहा है पाकिस्तान। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, पाकिस्तान तो भारत को हर बार हाथ आगे बढ़ाता है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है कि आइए बात करें, डिस्कशन करें, लेकिन जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह की बातें करने लग जाए तो फिर क्या ये एक्सेप्ट कर लेंगे सार्क की मीटिंग से पहले? देखिए, आलमी बरादरी भी देख रही है, हम सब भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल इंडिया को बातचीत की दावत दे रहा है, मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, सियासी हल की दावत दे रहा है, और उस तरफ से जिस तरह का तर्ज़ अमल अख्तियार किया जा रहा है वो भी दुनिया देख रही है। हम ये जानते हैं कि अब ये जो ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से कि इस महीने के आखिर में सेक्रेटरी खारजा जो हैं भारत के, ये पाकिस्तान आएँ और कश्मीर पे भी बात करें और सारे इशूज़ पे बात होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे इख्तलाफ है इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि मोदी के वो बयानात जो एग्रेसिव टोन में होते हैं वो भारतीय रायामा के लिए होते हैं। इनसाइड पॉलिसी उनकी ये है कि उन्होंने बातचीत से अभी तक ऑफिशियली इनकार नहीं किया, और वो ये ऐसा 42 दिन हो गए हैं कश्मीर के अंदर, पूरी लीडरशिप जो है इसको गिरफ्तार किया हुआ है। वहाँ पे लोग जो हैं, मामलात हुकूमत की रेट मौजूद नहीं है। इंडिया चाहता है कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन इंडिया जिन शराइत पे चाहता है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरा ख्याल है कि बात का शुरू होना और ये दावत का जाना, और अगर भारतीय सेक्रेटरी खारजा आते हैं तो फिर ये इस मामले में पेशरफ्त होगी। देखिए, 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के जो डेलीगेशन था उसको मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने दफातर भारत में बंद कर दिए सारे, कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा इसलिए हो गया कि उन्होंने कश्मीर पे बात की थी। मीडिया पे पाबंदियां हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हमें श्रीनगर से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो देखें तो वो लगता है कि वहाँ कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, फोर्सेस जो कर रही। इस तनाज़र में पहली मरतबा बान की मून भी बोले हैं। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उसने कहा ये मसला हल करो, अक़वाम मुत्तहिदा पूरी तरह इसके लिए तैयार है। अमेरिका की टोन भी तब्दील हुई है। बाकी ये मैं इस पे, देखिए, इस हुकूमत को हम क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस से मलिहा लोधी हो जाएं या सेक्रेटरी खारजा हो जाएं, ये जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं ये मुनासिब है और उसके असरात सामने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम भी गए, उससे पहले भी गए, यूएन में जाकर कश्मीर के बारे में स्पीच दी। अब जाके बान की मून साहब को याद आता है कि जी हाँ, कश्मीर में कोई मसला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के ऊपर उस तरह का प्रेशर हमें नजर नहीं आता। सराह लेने से हमारी कोशिशें, क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो सही है। बान के मून साहब ये तो कह रहे हैं कि जनाब, आप बायलैटरल डायलॉग के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान जो है वो तमाम मसाइल हल करें, इंक्लूडिंग कश्मीर, रीजनल ख़ित्ते की स्टेबिलिटी के लिए वगैरह, ये तमाम। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम भी यूनाइटेड नेशन में फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। ये नहीं कहते कि भाई आपके पास जो यूएन रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ी हैं उन पे आपने इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? लेकिन यहाँ आके वो बिल्कुल रुक जाते हैं। इसका मतलब यहाँ उनका झुकाव जो है यूनाइटेड नेशन का भी, वो इंडिया की तरफ है। वो रेजोल्यूशन 1948 वाली, प्लेबिसाइट वाली, उसकी वो बात नहीं करते। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ अगर उन्होंने देख लिया है कितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोगों को मारा गया, तशद्दुद, एट्रोसिटी, मजालिम, तो क्यों नहीं, अगर कोई और मुल्क होता, अभी तक एक इंटरनेशनल रेस्क्यू एफर्ट होना चाहिए था, मेडिकल एफर्ट होना चाहिए था, मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसीज को एयरलिफ्ट करना चाहिए था। वो भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि जब इंडिया की बात आती है, जब कश्मीर की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो उनकी अपनी मसलतें हैं, उनकी अपनी कंपल्सन है। हो गई कि 1 साल की बच्ची अपने घर में लेटी हुई हो,
पैलेट गनों से उसको भी चलनी कर दिया जाएगा भारतीय फोर्सेस की देखिए जानिब वो तो से। सही हद है, हो गई ना। वो तो पूरी दुनिया को पता। अब वाकई जो तनवीर साहब कह रहे हैं, वीडियो हम भी देख रहे हैं कि कैसे इंडियन फोर्सेस घरों पे हमला कर रहे हैं जाके। एक तो ये, और दूसरा मैं तो ये कहूंगा कि ये जो आ रहे हैं सेक्रेटरी खारजा लेट से इंडिया के आते हैं इस साल के आखिर में, इस महीने के आखिर में, अजूम करते हैं कि वो आ जाते हैं, उनकी सुई अभी भी उड़ी हुई है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। सही। वो कश्मीर पे उस तरह बात नहीं करेंगे जिस तरह हम बात करना चाहते हैं। नहीं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भी बात करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तैयार हैं, हम उसमें भी बात हमारे करेंगे। पास तो ज्यादा उनके हवाले से उनके खिलाफ जो है मवाद है। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उससे ज्यादा क्या बड़ा चीज हो सकती एक है? बात नरेंद्र है मोदी कि ने मान ली अपनी। जिस दुनिया में हम बस रहे हैं, ये दुनिया बदल चुकी है, आलमी दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। आप कश्मीर के मसले पे रिस्पॉन्ड करें तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। जिस तरह से बान की मून का बयान आया, अमेरिका का स्टेटमेंट आया, बाकी चीज़ें हैं। आप कश्मीर के मसले को इंसानी मसले के तौर पे पेश करें, ह्यूमन राइट्स का मसला बना के पेश करें। ज़ख्मियों को वहाँ पे अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसको पेश करें। अगर वो लोग जो कालदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं वो सड़कों पे आके नारेबाजी करके फॉरेन पॉलिसी पे करेंगे और बैनुल-अक़वामी ताकतें देखेंगी कि कश्मीर का मसला इनके ज़रिए से मामला हो रहा है, उससे हमारा केस ख़राब होगा। हमें ये देखना है कि हम सफारती सतह पे जितना एग्रेसिव टोन अपना सकें, हम इंडिया को इंगेज करके जितनी बातें मनवा सकें और सेटलमेंट की तरफ ला सकें, हम कश्मीरियों की सपोर्ट अमली तौर पे जो कर सकें वो कर लें, लेकिन उस रास्ते पे ना जाएं जिससे आलमी बरादरी में हमारा केस ख़राब होगा। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सितंबर में जो इजलास होगा, मेरा ख्याल है इस दफा नवाज शरीफ साहब की स्पीच ज़्यादा फोर्सफुल होगी और ज़्यादा आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी हालात ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत बदल गए। एक तो ये, दूसरा मैं अभी भी कहूँगा कि हमें जो देखना भी हमारे जो आए थे एम्बेसडर आए थे, यहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वर्ल्ड कैपिटल में बड़े इंपॉर्टेंट कैपिटल में हमारे एम्बेसडर हैं, भाई अभी तक कोई खबरें नहीं आई हैं को पता लगे कि हमारे एम्बेसडर जो हैं उन्होंने जाके अपने कैपिटल्स के अंदर कैसे मोबिलाइज किया है पब्लिक ओपिनियन और वहाँ के लोगों के, वहाँ के थिंक टैंक्स जो हैं इन फेवर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हमारे जो फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स के हैं, वो चीज़ अभी हमें सामने उस तरह नजर नहीं आ रही। वो इजलास एक अच्छी चीज थी, उसको इजलास को बुलाया, लेकिन उस इजलास के बारे में अब जो है उसको और एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जारहियत बढ़ती चली जा रही है, इंसानी नुकसान ज्यादा होता चला जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारी काविशें सराह रही है। इंडिया के ऊपर नुक्ताचीनी करने की जरूरत है। अब एक लिमिट क्रॉस कर गया इंडिया, लेकिन नाज़रीन लिमिट्स जो है वो कहते हैं कि मॉडल टाउन के अंदर भी क्रॉस की गई। पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले कहते हैं कि एक लिमिट, एक हद से तजावुज़ किया गया और उस हद तक तजावुज़ नहीं किया जाना था। इसके बारे में तहरीक क़सास जारी है पाकिस्तान अवामी तहरीक की, और आज भी दूसरा मरहला शुरू हो गया। 82 शहरों के अंदर अब तहरीक क़सास चलेगी। फारूक साहब, क्या मिलेगा? अब तक डटी हुई है हुकूमत अपने ग्राउंड पे, आगे क्या हिल सकेगी? भाई हुकूमत जितना इसको इग्नोर करने की कोशिश करेगी, जितना उनके एटीट्यूड इंडिफरेंट होगा, उतने मामला और ख़राब होते जाएंगे। देखें इस दफ़ा फ़र्क मैं देख रहा हूँ कि 2014 में इनका फोकस था लाहौर से इस्लामाबाद चलेगी, लेकिन अभी आप इनकी स्ट्रैटेजी देखें, इन्होंने पाकिस्तान के हर सूबे में गिलगित बल्तिस्तान से लेके बदीन, सांगड़, लाड़काना, इसी तरह बलूचिस्तान इंटीरियर में हर बड़े छोटे शहर में ये आज रैली निकाल रहे और धरना दे रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है, एक तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, और ये सिर्फ कोई लाहौर की, पंजाब की पार्टी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है उसमें मिनहाजुल कुरान का एलिमेंट भी है, जो कादरी साहब के लाखों फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। वो देखें, वो ये समझते हैं कि इस मरतबा वो ज़्यादा फोर्स से आएंगे, वो समझते हैं वो उनकी बहुत हाई मॉरल ग्राउंड है, ठीक है, और आगे भी उनके ज़हन में तो बात यह है कि शायद राउंड 2 जो आज शुरू हो रहा है, ये 30 अगस्त तक जारी रहेगा। अब अल्लाह जानता है कि इनको इस 10 दिन में कितना इम्पैक्ट होता है राउंड 2 का, कितना इफेक्टिव होता है, और क्या ये जो उनके धरने और रैलीज होंगे पूरे पाकिस्तान में, क्या ये हुकूमत को या हमारे जुडिशल सिस्टम को मजबूर कर देगी कि जनाब ये मॉडल टाउन का मामला जो है इसको आगे तेज किया जाए, इंसाफ जो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो कादी साहब बार बार कह रहे हैं
وہ آرمی چیف کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں سیکنڈ FIR لے کے دی تھی جو ایکچول FIR ہے جس پہ کاروائی نہیں ہو رہی, آپ کا کام ہے, 2 سال گزر گئے ہیں, آرمی چیف صاحب آپ ہمیں انصاف لے کے دیں. دیکھیں ایک جرنلسٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی, میں بھی وہاں بیٹھا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ آرمی چیف کیسے آپ کو انصاف لے کے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آرمی چیف صاحب کا اپنی ذمہ داری ہے, وہ طریقہ نکالیں وہ کیسے کرتے ہیں, ہمیں انصاف چاہیے کہ ہمارے جو انصاف مانگنا آرمی چیف صاحب سے ان کا کام کچھ اور ہے, ڈیفینیٹلی وہ بات ذرا ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 82 شہروں کے اندر اگر عوامی تحریک جو ہے یہ تحریک قصاص چلاتی ہے اور وہاں دوسری طرف PTI کے بھی چیزیں جاری ہیں, تو ہم لوگوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے, اور اسپیشلی قادری صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں 2014 سے زیادہ جوش ہے, تو تنویر صاحب پھر تو بڑا مسئلہ بننے والا ہے حکومت کے لیے. دیکھیں 73 کے آئین میں کسی شہری پہ یہ پابندی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اس کے کارکنوں میں بڑا جوش ہے. مجھے تو اس جوش کو ایسے نظر آتا ہے کہ جو لیڈر ماڈل ٹاؤن سے نکل کے چیرنگ کراس تک نہ آ سکے اور کہے کہ میں نے احتجاج کرنے والوں سے ٹھنڈے AC والے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے, آپ اندازہ کر لیں کہ وہ احتجاج کہاں ہوگا. یہ 21 تاریخ کو چند شہروں میں کرنے جا رہے ہیں احتجاج, 25 کو چند شہروں میں, 27 کو کرنے جا رہے ہیں. فاروق صاحب کہتے ہیں پورے پاکستان میں احتجاجی آوازیں اٹھیں گی. کیا ہو جائے گا؟ مغرب تک احتجاج ختم ہو جائے گا, صبح پھر. نواز شریف اگر شاعری سے دلچسپی رکھتا ہو تو شاید وہ احتجاج کی خبریں پڑھ کے یہ کہتا ہوگا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. الزامات پرانے, فیکٹس پرانے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کل سٹیٹمنٹ کیا دی ہے, طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے کسی ایک کارکن کو تکلیف پہنچی تو میں خود آ کے احتجاج کی قیادت کروں گا. بھائی آپ کے 14 لوگ جانیں قربان کر چکے ہیں, اب کتنی اور قربانیاں لا کے آپ آئیں گے احتجاج میں؟ آپ کینیڈا سے لاہور آ گئے اور ماڈل ٹاؤن سے چیرنگ کراس تک نہیں جا سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. مذہبی کارکن ہیں, مذہبی کارکنوں کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, ان سب کو کہیں کراچی پہنچ جائیں, کراچی پہنچ جائیں, پشاور پہنچ جائیں. یہ جو لاکھوں فالوورز ہیں کوئی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ نہیں لے کے دے سکے, یہ بڑی کتاب. یہ دیکھیں ہم نے ان کی بڑی تعداد تھی. دوسری بات یہ ہے یہ ہمیں لوگوں کو آج 2016 ہے اور حکومت بہتر پوزیشن میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ جہاں چیف جسٹس ہے, عدالتی نظام ہے, دنیا میں کہیں ہے کہ آرمی چیف سے انصاف مانگا جائے؟ کیا یہ معیاری مثالی بات ہے؟ 2014 میں نہیں تھے کیا نواز شریف صاحب؟ تب تو پاناما لیکس کا مسئلہ بھی نہیں آیا تھا, اب تو ذرا زیادہ جی بالکل دیکھیں نا, ایک تو نواز شریف صاحب اس وقت میرا خیال ہے سب سے زیادہ ورنبل اور کمزور اس وقت لگ رہے ہیں. 3 طریقے ہیں, اب تو شیخ رشید صاحب کی طریقے نجات انہوں نے نہیں. فاروق صاحب ایک منٹ اس کو ایڈ کر لیں تاکہ جواب دے دیں آپ. دیکھیے کون ہے, تحریک انصاف, کاف لیگ, جماعت اسلامی, سنی اتحاد, مسیحا پارٹی, یہ ٹوٹل 0+0+0 is equal to 0, یہ اس طرح کی صورت ہے. میری بات سن, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. شاید تنویر شہزاد صاحب ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, ان کو جانا چاہیے تھا مال روڈ پہ آج سے کئی دن پہلے. سر ان کے کارکن ہیں, عام لوگ کہاں ہیں, عام لوگ جو سڑکوں پر. مجھے بات کو مکمل کریں, وہاں پہ کون لوگ تھے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز مائنس PMLN کی ریپرزنٹیشن تھی. یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن صرف پاکستان عوامی تحریک کا کاز نہیں ہے, یہ کاز پورے پاکستان عوام کا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے 14 لوگوں کو, 69 لوگوں کو خام خواہ جو آپ شہید کر دیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا مرضی آپ کہیں کہ جناب وہ نواز شریف صاحب یہ ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فاروق صاحب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. فاروق صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں ان the near future وہ آرمی چیف والی جو بات ہے وہ ایک سمبولک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ انصاف نہیں. لیکن فاروق صاحب کیا یہ بات, فاروق صاحب جو مسئلہ ہے نا ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا, آپ دیکھیں یہ انصاف لے کے رہیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے عدلیہ جو ہے آپ دیکھیں گے ان میں بھی ایک اویئرنس آئے گی کہ جناب اب بہت ہو گیا, ہم نے اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے. یہ 14 لوگوں کے جان کا مسئلہ, جان کے جانے کا مسئلہ تنویر صاحب سالو کیوں نہیں کر دیتے وزیر اعلیٰ صاحب؟ بھائی یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں 14 کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس مسئلے سے مخلص ہو جائیں, اس پہ سیاست نہ کریں. انہوں نے تو 3500 اور مسائل جو ہیں مطالبے جڑ دیے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات کر رہے ہیں. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ ان 14 جو معصوم لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کا انصاف لینے کی جدوجہد چھوڑ کے کینیڈا نہیں چلے جائیں گے چند دن بعد؟ کوئی ضمانت دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر اس دفعہ بھی ان کو یہ 2nd 3rd راؤنڈ میں انصاف نہیں ملتا, میں سمجھتا ہوں یہ 5ویں راؤنڈ کے لیے بھی آئیں گے, 10ویں راؤنڈ کے لیے بھی آئیں گے.
इन्होंने छोड़ना नहीं भाई है। जाएंगे याद क्यों? रखें- यहाँ बैठते क्यों याद नहीं? रखें सेकंड एफआईआर में तमाम बड़े लोगों के नाम है। तनवीर साहब, अल्लाह ताला का निजाम बड़ा जबरदस्त निजाम है। Second जब वो हरकत में आता है वो नहीं जॉइंट देखता कि कौन से- याद इन्वेस्टिगेशन रखें। जो टीम बनी थी ये आनी उसने चाहिए। उनको कर दिया। सारी जीआईटी चलिए, की क्या रिपोर्ट होता है? पब्लिक होनी क्या चाहिए। होता है? बाकर नकीम JIT साहब की की रिपोर्ट रिपोर्ट सामने पब्लिश होनी आती है या नहीं चाहिए। आती? और मैं वो बता रहा तमाम चीजें हूँ तो ये हुकूमत लाहौर की हाई कोर्ट जिम्मेदारी के है ना। चीफ जस्टिस ने जो उनका केस चल ठीक रहा है। है वो रिपोर्ट पब्लिश होगी। सही। इस मुल्क में तहलका मच जाएगा। मैं आपको आज चलिए, बता ये रहा हूँ। तमाम रिपोर्ट्स तो इससे पहले की भी नहीं आई, हम लोगों को तो 3 उम्मीद साल हो रहा है से हमारी आएंगी रिपोर्ट आएंगी के सामने। कब तक आप इंसाफ ठीक है। रोकेंगे? ये आएगी, मैं आपको बता, अल्लाह का JIT कानून है ये बनती आप रहती हैं। इंसाफ को रोक नहीं सकते हैं आप। JIT की रिपोर्ट सामने आने की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम 14 लोगों की जान चली गई, उनको इंसाफ दे दिया जाए तो इसमें क्या मज़ाहिका है? ये तहरीके क़सास जो है बेसिकली उसी लिए चल रही है, और अगर 14 लोगों की बात कर दी जाए तो शायद ये तहरीक को आगे बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम एक और तहरीक भी चल रही है और वो चला रही है तहरीक इंसाफ। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर अब तहरीक चल रही है और 10 नाराज़ अरकान ने जो कि एक्चुअली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्होंने धमकी दे दी है इस चीज़ की कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे अगर कप्तान ने हमारी बात नहीं सुनी। बनी गाला तो वो ला लिया गया, लेकिन अगर बनी गाला भी बात नहीं सुनी जाती तनवीर साहब, तब तो फिर वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। क्या मसला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी सारी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और ये तहरीक इंसाफ की कोशिशों की वजह से है कि हुकूमत लिमिट्स के अंदर रहती है, वेलफेयर के काम कर रही है। अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो हुकूमत के ऊपर दबाव ना होता और ये बहुत सारे अच्छे काम जो हैं उससे हम महरूम रह जाते। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें इज़्तिराब है, बेचैनी है, एहतजाज नतीजा खेज नहीं हो रहा और अब एक कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करूं तो मेरे ऊपर इतराज़ हो सकता है, अगर परवेज़ रशीद कोई जुमला कहे उस पर इतराज़ हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं? ये वो लोग हैं 5 MNA, 7 MPA, बानी अरकान, इंसाफ लायर फोरम। ना ये पैसे मांग रहे हैं, ना अपने बच्चों को नौकरी दिलवाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, हमारे मंशूर पे अमल नहीं हो रहा, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, तालीम की सहूलतें नहीं हैं। ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं इसमें कौन सी बात है जो नाजायज़ है, ये गलत है? देखिए, बात ये है कि पहली बात उन्होंने ये कही है कि इमरान खान को गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। भाई इमरान खान खुद क्यों नहीं देख रहा? वो क्यों मोहताज है कि उसे तस्वीर दिखाई जाए? फिर अगर दिखाई जा रही है तो उसकी अपनी लीडरशिप उसे गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। फिर इससे बड़ा अफसोस कि इमरान खान उस पर यकीन कर रहा है। देखिए, ये एक लंबी लिस्ट है जो तहरीक इंसाफ छोड़ के साइड लाइन हो गए हुए हैं लोग। जस्टिस वजीर से शुरू हो जाएं और अब तो एक लंबी लिस्ट की जा सकती है। कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि मेरे कारवां में नहीं कुए दिल नवाजी। उन्होंने कहा जी अगर हमें 28 तारीख को बनी गाला में इंसाफ ना मिला तो हम रिजाइन देके अपने घर जाएंगे। अच्छा फारूक साहब, ये पहली दफा तो नहीं हुआ तहरीक इंसाफ में। पहले परवेज खटक साहब के बारे में, फिर वो एक बैंक का केस सामने आया था, उसके बाद वज़रा के बारे में इतने सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब कोई स्टेप क्यों नहीं उठाते इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, ये तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के फॉरवर्ड ग्रुप आया, वो चौधरी असदुर्रहमान साहब, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे भी नाराज ग्रुप बना, लेकिन वहाँ का नाराज ग्रुप था अपने टॉप PML लीडरशिप की जो आमराना रवैया था उसके खिलाफ। यहाँ पे अगर ये लोग डिस्कंटेड हैं, कोई MNA MPA, तो ये इमरान खान के रवैये के खिलाफ नहीं है। ये तो इमरान खान को अपील करें कि आप हमारे मसले को हल करें। होना क्या चाहिए था कि परवेज खटक की कैबिनेट में अगर कुछ वज़रा हैं जिन्होंने सही परफॉर्मेंस नहीं दी है, चौथा साल शुरू हो गया, उनको फारग करें, सही नए और वजीर कुछ लोगों को चेंज करें। ये तो जमहूरियत में तो आम होता है गवर्नमेंट्स के अंदर कि वजीर तो आते जाते रहते हैं हर 2 साल बाद जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये वो लोग हैं जिनको गालिबन के गवर्नमेंट में उनको जो मिनिस्टर्स हैं ये परवेज खटक, वो उनके इंडिफरेंट एटीट्यूड की तरफ, तो ज़्यादा वो डिस्कंटेड हो गए। और मैं कहता हूं अच्छी बात है, डिस्कंटेड होना अच्छी बात है, क्योंकि ये पार्टी के अंदर फिर अपना वो जो मामला है ना, स्टेगनेशन नहीं चलती पार्टी के अंदर, हालात मुतहरिक सारे तरक्याती काम चीजें तब्दील ना की तो फिर तो स्टेगनेशन आ गई ना। फिर तो सारे तरक्याती काम सवाबी में क्यों हो रहे हैं, नौशहरा में क्यों हो रहे हैं, पेशावर में क्यों हो रहे हैं? बाकी जो तरक्याती फंड्स हैं उनको मुनसिफाना बुनियादों पे क्यों तकसीम नहीं किया? ये बात देखिए, ये बात आगे इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने अपने
हलकों में जाना है। सही। अगर वजीर आला अपने हलके में ज्यादा पैसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों को इग्नोर करेंगे तो एक रिएक्शन लेकिन तो वो आएगा। इमरान खान साहब के एटीट्यूड की आपने बात की कि उनके ऊपर तो सवाल नहीं आ रहा, तो सवाल तो बिल्कुल आ रहा है फारूक साहब के एटीट्यूड। अगर वो देख रहे हैं कि वज़रा क्या करें, परवेज खटक साहब का बयान आ गया कि वो जो काम 5 साल के अंदर नहीं हो सकता वो इमरान नहीं, तो खान मैं साहब ये डिमांड कह करते हैं, रहा तो हूं एटीट्यूड की मैं कहता हूं अंदर कि कोई नॉन सीरियस नहीं है। इमरान खान साहब जो है फिर कुछ कार्रवाई करें, ठीक है ना जी। अगर परवेज खटक साहब को चेंज करना है कि वो मसला है तो उनको चेंज करें अगले 2 साल के लिए, जब अगले इलेक्शन से पहले। देखिए ना, ये चीजें तो होती रहती हैं, जरूरी नहीं कि यू स्टिक टू वन चीफ मिनिस्टर। सही। और वहाँ मुराद अली शाह साहब की अब भी आप एग्जाम्पल इन्होंने- है। सिंध में हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने 13 मुतालबात की एक लिस्ट दी थी जो सारे के सारे जेन्युइन मुतालबात थे। अभी तक इमरान खान ने कहा था इस पे हम अमल करेंगे नहीं। आज शाम को मुलाकात होने जा रही है नाराज लोगों के साथ इमरान खान की। देखिए वो कहते हैं कि अगर हमारी बातें मानी गई, जो कि जस्टिफाइड एक प्रिंसिपल स्टैंड है उनका, तो ठीक है। ना हुई तो 28 तारीख को इस महीने की एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे नाराज लोगों का, उसमें बड़े पैमाने पे पार्टी कारकुनों को दावत देंगे। और ये भी बाइद नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। कश्मीर की बात हमने बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर की, कश्मीर के हालात के हवाले से बारहा हमने बात की अपने प्रोग्राम में, लेकिन बारहा दावत भी दी पाकिस्तान ने इंडिया को इस मसले पर बात करने के लिए। और अब एक बार फिर दावत दी गई है वहाँ के सेक्रेटरी खारजा को और दफ्तर खारजा को कि आए और बात करें पाकिस्तान से मसला कश्मीर के ऊपर, इस मसले का हल ढूंढे, मेज पे ढूंढे, बजाय ये कि फजूल के बयानात दिए जाए। उधर से 15 अगस्त को क्या बात की गई नरेंद्र मोदी की जानिब से, वो भी आपको याद है। भारत का क्या जवाब आता है ये तो देखना है, लेकिन इसके साथ साथ ही सेक्रेटरी जनरल यूएन ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है कि जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से सॉल्व करने की बातें कर रहा है पाकिस्तान। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, पाकिस्तान तो भारत को हर बार हाथ आगे बढ़ाता है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है कि आइए बात करें, डिस्कशन करें, लेकिन जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह की बातें करने लग जाए तो फिर क्या ये एक्सेप्ट कर लेंगे सार्क की मीटिंग से पहले? देखिए, आलमी बरादरी भी देख रही है, हम सब भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल इंडिया को बातचीत की दावत दे रहा है, मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, सियासी हल की दावत दे रहा है। और उस तरफ से जिस तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया जा रहा है वो भी दुनिया देख रही है। हम ये जानते हैं कि अब ये जो ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से कि इस महीने के आखिर में सेक्रेटरी खारजा जो हैं भारत के, ये पाकिस्तान आएँ और कश्मीर पे भी बात करें और सारे इशूज़ पे बात होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे इख्तलाफ है इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है कि मोदी के वो बयानात जो एग्रेसिव टोन में होते हैं वो भारतीय रायामा के लिए होते हैं। इनसाइड पॉलिसी उनकी ये है कि उन्होंने बातचीत से अभी तक ऑफिशियली इनकार नहीं किया। और वो ये ऐसा 42 दिन हो गए हैं कश्मीर के अंदर, पूरी लीडरशिप जो है इसको गिरफ्तार किया हुआ है। वहाँ पे लोग जो हैं, मामलात हुकूमत की रेट मौजूद नहीं है। इंडिया चाहता है कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन इंडिया जिन शराइत पे चाहता है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरा ख्याल है कि बात का शुरू होना और ये दावत का जाना, और अगर भारतीय सेक्रेटरी खारजा आते हैं तो फिर ये इस मामले में पेशरफ्त होगी। देखिए 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के जो डेलीगेशन था उसको मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने दफातर भारत में बंद कर दिए सारे कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा इसलिए हो गया कि उन्होंने कश्मीर पे बात की थी। मीडिया पे पाबंदियां हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हमें श्रीनगर से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो देखें तो वो लगता है कि वहाँ कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, फोर्सेस जो कर रही। इस तनाज़र में पहली मरतबा बान की मून भी बोले हैं। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उसने कहा ये मसला हल करो, अक़वाम मुत्तहिदा पूरी तरह इसके लिए तैयार है। अमेरिका की टोन भी तब्दील हुई है। बाकी ये मैं इस पर, देखिए इस हुकूमत को हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस से मलिहा लोधी हो जाएं या सेक्रेटरी खारजा हो जाएं, ये जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं ये मुनासिब है और उसके असरात सामने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम भी गए, उससे पहले भी गए, यूएन में जाकर कश्मीर के बारे में स्पीच दी। अब जाके बैन की मून साहब को याद आता है कि जी हाँ कश्मीर में कोई मसला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के ऊपर उस तरह का प्रेशर हमें नजर नहीं आता। सराह लेने से हमारी कोशिशें, क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात तो सही है। बान के मून साहब ये तो कह रहे हैं कि जनाब आप
बायलैटरल डायलॉग के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान जो है वो तमाम मसाइल हल करे, इंक्लूडिंग कश्मीर, रीजनल ख़त्े की स्टेबिलिटी के लिए वगैरह ये तमाम। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम भी यूनाइटेड नेशन में फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। ये नहीं कहते कि भाई आपके पास जो यूएन रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ी हैं उन पे आपने इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बात आप शामिल थे वो मुस्ताफी हो गए एहतजाजन कि ये गलत एनओसी इन्होंने जारी किया है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने वो हुक्म जो है ना इम्तनाई भी हाई कोर्ट ने दे दिया था कि आप जब तक इस पे ये केस की हियरिंग हो रही है आप काम बंद कर दें। लेकिन बड़ी गहराई के साथ हुकूमत ने जनाब इसे अपने दौरान का मसला बनाया और उन तमाम साइट के ऊपर काम जारी रखा, अरबों रुपया उस पर लगा दिए। अब मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद तो इसकी जिम्मेदारी का भी तयन होना चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है। और महमूद रशीद साहब काइंडली ये फरमाएं कि कल आपकी ये स्टेटमेंट आई है कि आपने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस महकमे को आपने रिक्वेस्ट किया है कि स्पेशल ऑडिट होना चाहिए ये जो ऑरेंज ट्रेन वाला जो जिसको कहते हैं ना, इसका दूसरा नाम है वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो अब तकरीबन 2-3 इंस्टॉलमेंट तो 60-70 अरब की तो चाइनीज़ ने भी रिलीज़ कर दी हैं। तो आप समझते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो आएंगे और आके इसकी पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑडिटिंग होगी अभी तक जो पैसा खर्च हुआ है? ये होनी चाहिए नहीं, ये तो कानूनी तकाजा है और कानूनी रिक्वायरमेंट है। जहाँ बात यह है कि एग्रीमेंट बाद में होते हैं, साइन कॉन्ट्रैक्ट बाद में होता है, काम पहले शुरू हो जाता है। अब अफरा तफरी में और इसकी तेजी में कवानीन को उनकी नदियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस पर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा जोर किया ये हेरिटेज वाले मसले के ऊपर। पूरा दिन हम असेंबली के अंदर बोलते रहे लेकिन कोई लॉजिकल जवाब जो है ना वो हुकूमत के पास नहीं था, सवाए एक मज़का खेज किस्म का बयान जो वज़ीर कानून ने वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया। यदि अपोजिशन वाले लेकिन मियाँ साहब दूसरी तरफ हुकूमती लोग ये कहते हैं कि 165 अरब का मंसूबा 45% काम इस पे मुकम्मल हो चुका है और 5 लाख लोगों को बैनुल-अक़वामी मेयार की सफरी सहूलियात मैसर आनी है। इस मंसूबे को जिस तरह अदालत में बार बार लोग जा रहे हैं, एक वो कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि 2018 से पहले ये मुकम्मल ना हो और आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट ना ले सके। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस इंप्रेशन से? पहले तो मैं आपको ये तस्दीक करना चाहता हूँ 5 लाख लोग हैं नहीं, दूसरे मरहले में इन द लॉन्ग रन 5 लाख हो जाएंगे। पहले मरहले में कम है, दूसरे में 5 लाख जो फाइनल इसका है। ये तो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर इनका है कि ये 1.5 लाख रोज से लोग सफर करेंगे अगर इनकी बात दुरुस्त मान ली सर PC1 मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है आप बात कीजिए। शहर है उसमें से 1% बंदा इससे इस्तेफादा करेगा और ये 200 अरब से जायद का मंसूबा एक ऐसे सूबे के अंदर जिसमें लोगों के पास सेहत की सहूलतें ना हो, 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हों, 60% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर ना हो, 11 लाख लोग जो है ना सालाना वो गंदा पानी पीने से मर रहे हों। ये कुछ जुबानी मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल अदारों की और मुल्की अदारों की। तो ऐसे में आप ये मंसूबा बना रहे हैं, चले बना दें आप मंसूबा, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया है वो बिल्कुल गलत, वो गैर आईनी है, वो अफरा तफरी, तेजी, जिद और हटदर्मी के बायस इससे अब नुकसान भी होगा। जब ये दोबारा यहाँ पर इसको ये खत्म करेंगे और नया रूट लगाएंगे तो उस पर आप अंदाजा करें कि कितने अरब का नुकसान होगा। अगर ये ठहर जाते, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते और जो लोगों के जायज एतराज़ात थे उसको दूर करके बनाते तो उससे बेहतर नतीजा निकल सकता था। जी महमूद रशीद साहब, काइंडली आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो ऑरेंज ट्रेन वाला वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये इनका शो पीस प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि हर हालत में मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। 2018 से पहले इन्होंने मुकम्मल करना ही करना है बाय हुक और बाय क्रोक, क्योंकि इसी की यूज करते इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेनी है अगले इलेक्शन में। देखिए मैंने असेंबली के फ्लोर पे उसकी पूरी डिटेल्स दी थी कि तकरीबन 18 अरब रुपया सालाना वो हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, यानी 13 अरब रुपया सब्सिडी है और बाकी जो चाइनीज बैंक को हमें लोन की मद में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये तकरीबन 18 अरब रुपया सालाना बनता है। तो पंजाब के 10 करोड़ आवाम के हकूक पे डाका डाल के
आप एक शहर में एक ड्रामेबाजी करें कि ये हमने ऑरेंज ट्रेन चला दी है, लाहौर का 1% शहरी उससे फायदा उठा रहा हो, जबकि यहाँ पर अस्पतालों की हालत देखें, लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, नीचे पड़े हुए ड्रिपें लगी हुई हैं, उनको फर्श के ऊपर चादरों के ऊपर लेटे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल गलत प्रायोरिटी है उनकी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडे के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया कि विजिबिलिटी हो जी हमने ये कर दिया, बस। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कोई इसका अमली इफादियत इतनी है, जितने बड़े पैसे इस पे लगाए जा रहे हैं उससे पूरे पंजाब के लोगों को सेहत और तालीम की सहूलतें जो है ना वो दी जा सकती है। सही। मियां महमूदुर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें। तनवीर साहब, यहाँ प्रायोरिटी की बात तो करते थे, सफर करना है तो किसी शख्स ने कहीं से कहीं तो ट्रैवल करना है, किसी शख्स ने अगर अस्पताल ट्रैवल करना हो, अस्पताल सही हालात में ना हो, मेट्रो ट्रेन बड़े अच्छी हालत में हो, तो फायदा। देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि तरक्याती मनसूबे कैसे मुकम्मल होंगे। इस मनसूबे के खिलाफ एक तो शफाफियत के हवाले से अदालत में एप्लीकेशनें हैं, पेपरा रूल्स फॉलो नहीं किए गए, तारीखी इमारतों का नुकसान हो रहा है, ज़मीन हासिल करने का जो तरीकाकार अपनाया गया उसके हवाले से काफ़ी सारी पिटीशन जो हैं वो पेंडिंग है। देखिए, हुकूमत को ये चाहिए कि ये लोग दुबई तरसता है कि उनके पास कोई कौमी विरसा ही नहीं है। हमारे पास शालामार गार्डन, गुलाबी गार्डन, बद्दू का मकबरा, ज़ेबुन्निसा का मकबरा, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। इनको पहले हुकूमत ने क्यों ध्यान में नहीं रखा? हुकूमत को ये आवाज सुननी चाहिए और जितने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंसेंसस के साथ। अच्छा, इस हवाले में सेमिनार्स बड़े हुए, उन सेमिनार्स के अंदर एक आदमी में मैं भी गई, शहबाज शरीफ साहब का और उनकी टीम का ये कहना है कि हमने तो तारीखी विरसों की अफादियत को या उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, साथ से ट्रेन गुजर रही है, आराम से ट्रैवल कर सके। नहीं, देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्होंने कहा है कि जनाब एक तो ये कि 200 फीट के अंदर कोई काम कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो मामला उन्होंने रोक दिया है। और नंबर 2 उन्होंने ये कहा है कि अपना ये जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, जनाब आप यूनेस्को के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हायर करें और बाकायदा दोबारा स्टडी कैरी आउट करें, और गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसका ऑल्टरनेट, वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं 11 हेरिटेज साइट्स हैं, आप उनके ऑल्टरनेट साइट्स की लोकेशन है वहां से मामला को चलाएं। सही, यानी अब कीमत और बढ़ने जा रही है। डेफिनेटली अगर दूसरी साइड से लेकर जाया जाएगा, ये प्लानिंग पहले क्यों नहीं की गई, तो सुप्रीम कोर्ट सवालात उठाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी और क्या 2018 के इलेक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, ये चीज देखनी है। लेकिन 2016 में रिटायरमेंट से पहले आर्मी चीफ साहब ये चाहते हैं कि ये तमाम दहशतगर्दी का नासूर से निजात पाई जाए, और नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया गया। उसके अंदर नेक्टा का एक अहम किरदार था, लेकिन नेक्टा के अहम किरदार को हम खुद गैर अहम बनाते चले जा रहे हैं, हम उसको खुद ऐसा बनाते चले जा रहे हैं कि वो काम ना कर पाए। नेक्टा में पिछले कुछ अरसे में 20 दिनों के अंदर 8000 जाली कॉलें आई हैं, और जिसके अंदर तनवीर साहब ऐसी कॉल्स आई हैं कि नाजेबा अल्फाज और जाली इंफॉर्मेशन, यानी हम एक ऐसा इदारा जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना हुआ है उसको ही गैर फाल करते चले जा रहे हैं। देखिए, बात सुने, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि 1717 एक ऐसी हेल्पलाइन है जहाँ पे दहशतगर्दी के हवाले से इतला दी जा सकती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन है, उस पर बहुत कम लोग कॉल करते हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं होता। बच्चों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन बनाई, लोगों को पता ही नहीं है, कोई कॉल नहीं करता। लेकिन 20 दिनों में 8000 जाली कॉलें, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और ये लोग करते क्या हैं, ये या तो गलत इतला देते हैं, या गालियां देते हैं, या कोई नाज़ेबा लतीफ़े सुनाते हैं। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव हेल्पलाइन है, और यहाँ पे, और ये सिर्फ नेक्टा की हेल्पलाइन के साथ नहीं हो रहा, ये 1122 के साथ भी हो रहा है, ये 15 के साथ भी हो रहा है। रेंजर की हेल्पलाइन में क्या मैसेज आते थे, उन्हें कहते थे कि भाई फलां जगह पे ट्रैफिक तो नहीं है, ज़रा दूध ला के दे दो, 100 रुपये का बैलेंस करवा दो। भला ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जब इन हेल्पलाइंस को हम इंगेज करते हैं तो ज़्यादा देर के लिए ये मसरूफ़ हो जाएं तो दहशतगर्दी की जेन्युइन इतला है वो भी नहीं पहुंच सकती। और आखिरी बात ये कि देखिए, बात ये जो परेशान कुन बात ये है कि इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक शख्स ने 2400 मरतबा 2400 मरतबा कॉल की, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी इतना फालतू टाइम है हमारे अवाम के पास भी, कई लोगों के पास, हर किसी के पास तो नहीं। डेफिनेटली हम कल PIA की बात कर रहे थे कि पब्लिक एथिक्स इंपॉर्टेंट है, आज हम नेक्टा की हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, इससे पहले 112215 रेंजर्स की वो जो बात की तनवीर साहब ने, तो हमें भी तो सीखने की जरूरत है। वजह ये है कि ओवरऑल एक लैक ऑफ एजुकेशन है आम माशरे में, एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ सिविक सेंस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनमें लोगों में अभी तक नहीं आई है, उनमें ये अवेयरनेस ही पैदा नहीं हुई है कि भाई ये हेल्पलाइन का एक नया कल्चर है जो पाकिस्तान में आया है चंद सालों से।
वो कल्चर को अभी तक हमने सही मानों में न एक्सेप्ट किया न अडॉप्ट किया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने नेक्टा वालों ने जिन लोगों ने ये जाली कॉल की हैं और वो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉजिटिव चीज़ है, वो कहते हैं 41 ऐसी कॉलें आई थी जिस पे हमने कार्रवाई की और रिजल्ट निकले। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस हेल्पलाइन को सही तरीके से, जो इसका मकसद है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, तो वो रिजल्ट, मसला आपने कोई मशकूक एक्टिविटी देखी अपने मोहल्ले में, आपने कोई गलत लोग कहीं पे देखे हैं, आप अगर उनको बताएंगे, ठीक है ना जी, तो हो सकता है वो लोग पकड़े जाएं और एक बहुत बड़े हादसे से हम बच रहे हैं। ठीक है, हादसे से बच सकते हैं। ये हमारे अपनी हेल्प के लिए 1717 की हेल्पलाइन जो है, इसलिए नहीं है कि हम जाली कॉलें करें या मजाक करें। ये मजाक जिंदगी के साथ ना हो जाए, कल को आपको ही सबसे बड़ी जरूरत पड़ी और इस तरह से एंगेज हो फोन, तो फिर डेफिनेटली तब एहसास होगा इसकी अफादियत का। लेकिन नाज़रीन, ये गैर संजीदा एटीट्यूड हमें खत्म करना होगा, और गैर संजीदा एटीट्यूड एक और जगह पर भी दिखाया गया। गैर संजीदगी दिखाई गई कहाँ? काबीना का इंतहाई अहम इजलास, और इजलास है सीपैक के मसले पर। वजीर आजम साहब सदारत कर रहे हैं, और होता क्या है कि बात करते करते वजीर आजम साहब का मूड खुशगवार करने के लिए सेक्रेटरी साहब गजल सुनाते हैं। फारूक साहब, ये हाल हो गया है हमारे काबीना के इजलासों का कि गरीब अवाम प्यास भूख से मर रहे हैं। यहाँ मेट्रो ट्रेन के मंसूबे बन रहे हैं, उसके पुल के नीचे गरीब बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ काबीना के इजलास में गजलें सुनाई जा रही। जी हाँ, ये इजलास था बड़ा अहम, उस पे सीपैक के बारे में कुछ और मामला। अब इस पे देखें, मैं तो समझता हूँ कि एक परफेक्ट सिनेरियो था कि एक बादशाह सलामत है, वो एक अपना दरबार चेयर कर रहे हैं और एक दरबारी को कह रहे हैं कि मेरे को गजलें सुनाओ। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं भी नवाज शरीफ साहब की जगह होता, शायद मैं भी ये करता कि जिस तरह वो 3 तहरीकों में घिरे हुए हैं, 8-10 रेफरेंसेस में घिरे हुए हैं, तो मैं भी ये कहता कि बस ठीक है भाई, आप गजलें सुनो, अपना गीत सुनो, और इस तरह टाइम जो है ना वो टपाओ, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक, लेकिन माई ओनली पॉइंट इज दिस कि कैबिनेट मीटिंग इज अ वेरी सीरियस और अ वेरी सोबर एक्टिविटी। यहाँ पे इस किस्म की चीज जब आप होती है तो अब यू गिविंग अ रॉन्ग मैसेज कि यू नॉट टेकिंग योर वर्क सीरियसली। एक तो ये, और जिसने मादी में भी हमने देखा है, लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, वो मुशर्रफ साहब की एक प्राइवेट मीटिंग थी, वहां पे भी एक सेक्रेटरी साहब थे, वो भी डांस भी कर रहे थे और गाना भी गा रहे थे। तो ये थोड़ा सा हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए कि भाई इस किस्म के जो आपका जो एटीट्यूड है ना, बादशाह सलामत को खुश करने वाला, ये चीजें ठीक नहीं है। नाच गाना भी शुरू हो गया। कल इस्लामाबाद से एक फेडरल सेक्रेटरी साहब का फोन आया, कहने लगे यार 2-4 अच्छी गजलें जरा मुझे फॉरवर्ड कर दो। मैं कहा क्यों? उनका मंडे वाले दिन हमारी भी मीटिंग है, क्या पता प्राइम मिनिस्टर जो है वो फरमाइश कर दे और बाद में हमारी सुबकी हो जाए। यानी काम नहीं दिखाना, गजलें सुना के खुश कराना। देखिए, बात यह है, गजल सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो फैसले उस मीटिंग में हुए कि जनाब हम सीपैक अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, या जो उन्होंने इसहाक डार और जो दूसरे थे आसिन इकबाल, उन्होंने कहा निगरानी के लिए कमेटी नहीं बननी चाहिए। अब इस टेंस माहौल में दिल का मरीज अगर दिल का बोझ हल्का करने के लिए 2 शेर सुन लेता है, आप दिल के मरीज की बात कर रहे हैं, आप दिल के मरीज की बात कर रहे हैं, वहाँ कमर के मरीज जो मुशर्रफ साहब हैं, उन्होंने भी वो जिसका रेफरेंस आपने दिया है फारूक साहब, वो भी जरा आपको दिखाते हैं कि आखिर है क्या। प्रोड्यूसर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वो क्लिप मिले तो वो जरा दिखा दीजिएगा। एंडिंग आपने देखी किस खूबसूरत तरीके से की। तो नहीं, ये साहब एफबीआर के चेयरमैन, बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि आप हमें हुकूमत करने को ना कहें, एंटरटेनमेंट हम आपको पूरी प्रोवाइड। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं देखूं कि वकार साहब ने कौन से शेर सुनाए होंगे। या तो उन्होंने कहा होगा कि बनाकर फकीरों का हम भेस गालब तमाशाए अहले करम देखते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने तारुल कादरी को कहा होता कि गालब का शेर सुनाओ, तो वो शायद ये सुनाते कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या क्या करामात करो हो। तो मेरा ये ख्याल है कि वकार साहब की ये सलाहियतें तो छुपी हुई थी। ब्यूरोक्रेसी में कैसे कैसे हमारे जो आर्ट के फनकार शामिल हैं,
इनकी सलाहियतों से भी सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं, करना तनवीर साहब वो एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के बारे में जरा लोग रेट के पता चला कि एक डांसर और सिंगर बन के फॉरेन कंट्री में जाने की कोशिश की जा रही थी, ये हाल था जो कि FIA ने बाद में पकड़ा फिर उस अब भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वजीर आजम ने गालिब के शेर सुने हैं, लेकिन कोई और फरमाइश कर देते तो हम क्या कर सकते कमिंग बैक टू अ पॉइंट सीरियस, जो हम बार बार बात करते थे कि जनाब आप सीपैक के ऊपर अथॉरिटी बनाएं, उन्होंने कह दिया अथॉरिटी नहीं बनाएंगे और कहा जी हम एक कमेटी बनाएंगे। वो मतलब ये है कि जो माइंडसेट है ना वो कमेटी वाला माइंडसेट, सही। गालिबन जो प्रेशर था फौज की तरफ से भी कि जनाब आप सीपैक अथॉरिटी बनाएं ताकि मामला बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट हो एट द हाईएस्ट लेवल। अब वहां पे भी कमेटी बन गई, जिस तरह नेक्टा की एक कमेटी बना दी। नहीं छोड़े, आप गजलें सुने, आप क्या सीरियस बातें कर रहे हैं, सीपैक की बातें कर रहे हैं, गजलें सुने आराम से। हुकूमत पता नहीं कर पाए, एंटरटेनमेंट जरूर फराहम कर सकती है, ये तो हम लोगों ने देख लिया काबीना के सीरियस तरीन इजलास में। हमारे शो से इतना ही, हमें फीडबैक दीजिएगा बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर पर हम मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ नाइस वीकेंड।